नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम खाना बदोश कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। खाना बदोश का अर्थ क्या है? खाना बदोश अर्थात ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान अस्थायी घर बनाकर रहते हैं, अर्थात उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। कभी यहाँ झोपड़ी बना ली, कभी वहां टेंट लगा लिया। इस तरह से गुजर बसर करते हैं। पूरी कहानी श्रमिकों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह की प्रताड़ना, किस तरह का शोषण उन्हें आजीवन झेलना पड़ता है। जो दूसरों के लिए सारी जिंदगी घर बनाते हैं, वे खुद एक पक्की ईंट के मकान के लिए तरसते रह जाते हैं। हम कहानी शुरू करें इससे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि कहानी पढ़ते पढ़ते बीच में जो सप्रसंग व्याख्याएं आएगी उसकी व्याख्या मैं साथ साथ करती चलूंगी, इसलिए कहानी को स्किप करके मत देखिए। और बीच बीच में जो प्रश्न हैं वे भी आपको बताए जाएंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी खाना बदोश। खाना बदोश कहानी मजदूरों के संघर्ष और उनके जीवन के त्रासदी का वर्णन करती है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, मानो और सुकिया। मानो और सुकिया नायक नायिका है जो कि हरियाणा से एक ईंट बनाने की फैक्ट्री या भट्ठे पर आते हैं। भट्ठा अर्थात एक बहुत बड़ा जो है चूल्हा होता है जिसमें ईंटें पकाई जाती है, इसे कहते हैं भट्ठा। तो भट्ठा मालिक सुबे सिंह है जिसके यहाँ मानो और किसनी दोनों दिहाड़ी मजदूर बनकर आते हैं। दिहाड़ी मजदूर मतलब काम करने के दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर वे 2 दिन काम पर नहीं आ सके, बीमार हो गए तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं, महीने की तनख्वाह उन्हें नहीं दी जाती। तो इस तरह कुल 30 दिहाड़ी मजदूर इस भट्ठे पर काम करते हैं। जहां सुबे सिंह उनका मालिक है, उनका ठेकेदार है असगर जो इनसे काम करवाता है। दूसरी तरफ किसनी और महेश भी इस कहानी के पात्र हैं और महेश जो है वह किसनी का पति है। किसनी और महेश दंपति हैं, पति पत्नी हैं, किंतु किसनी जो भट्ठे मालिक सुबे सिंह के आकर्षण में, उसके बहकावे में आ जाती है। एक कतार में छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। दड़बेनुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। दड़बेनुमा अर्थात दड़बा कहते हैं मुर्गियों को ढकने वाली टोकरी को। ये छोटी छोटी झोपड़ियां हैं जो मुर्गियों को ढकने के काम आती है, उसी की तरह लग रही है, जिसमें झुके झुके ही उन्हें अंदर जाना होता था और झुके झुके ही मजदूर अपनी झोपड़ियों से बाहर आते थे। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी। इस पर सप्रसंग व्याख्या आती है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक अलग अनिश्चितता का माहौल है कि आज वे यहाँ पर है, पता नहीं कल यहाँ पर वे रह पाएंगे कि नहीं। इस तरह की चिंताएं, कई तरह की चिंताएं, जंगल में रह रहे हैं झोपड़ियां बनाकर, वहां जंगली जानवरों का भय है, कई तरह की चिंताएं वो झोपड़ी में चलती चिटपिट ध्वनियों के साथ मानो के मन में चल रही थी। मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। वह सुकिया की जिद के आगे कमजोर पड़ गई थी। उसका पति सुकिया उसे जिद करके इस भट्टे पर काम करने के लिए ले आया था। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था, अर्थात बड़ा डरावना माहौल बन जाता था वहां का। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो, अर्थात झोपड़ी के बाहर निकलते ही डर का माहौल था। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, क्योंकि उसे ऐसे माहौल की आदत नहीं थी। वह गांव में अपने परिवार के बीच में रहती थी, लेकिन करे भी तो क्या करे। जाने कितनी बार सुकिया ने मानो से कहा था, अपने देश की सूखी रोटी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। इस पंक्ति पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर यह होगा कि मानो का मानना था कि परदेश में रहकर दुख तकलीफ झेलकर ज्यादा पैसे कमाने से अच्छा है अपने गांव में रहकर सूखी रोटी खाकर कम में गुजारा कर लिया जाए। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं, आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सुरमा बने रहे हैं।
कांधे पर यूं लठ धर के चलने वाले ये चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं, बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी को आदमी भी ना समझे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि गांव के चौधरी जितनी अकड़ गांव में दिखाते हैं, शहर में अफसरों के आगे उनकी कुछ नहीं चलती और बकरी की तरह वे मिमियाते हैं। अर्थात आदमी की असली औकात उसके घर से बाहर निकलने पर पता चलती है। घर में तो एक चूहा भी शेर बनकर रहता है। सुकिया की इन बातों के आगे मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए। पहले महीने में ही सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। वो बहुत खुश था कि उसने कुछ पैसे बचा लिए थे। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। अंटी कहते हैं एक गांठ बनाकर जो धोती के अंदर एक पॉकेट बनाई जाती है, उसे कहते हैं अंटी। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, मतलब वे अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेंगे। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था, क्योंकि मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब-दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भी भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई, अर्थात उसकी बुरी नजर उस महिला श्रमिक पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि सूबे सिंह की उस पर गलत नीयत है, लेकिन जब रोज रोज गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था, क्योंकि उसे शराब पीने की आदत उसके अर्दली ने, उसके नौकर ने लगा दी थी। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो गया था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था, अर्थात वह गलत काम में पड़ गई थी। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत लगा दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास अब एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर उस समय में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि रेडियो उस वक्त नया नया था। रेडियो चलाना हर किसी को नहीं आता था। अब किसनी के पास रेडियो भी आ गया था। अर्थात छोटे मोटे लालच के चक्कर में, प्रलोभन के चक्कर में किसनी ने अपने आप को सूबे सिंह के सुपुर्द कर दिया था। ट्रांजिस्टर वह इतनी जोर से बजाती थी कि भट्टे का सारा वातावरण फिल्मी गानों की आवाज में गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों की खनक पैदा कर देती थी। वह सुबह के जरूरी कामों को निपटाकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया। इतनी देर तक मानो तो कभी नहीं सोती थी। वह परेशान हो गया। गहरी नींद में सोई हुई मानो का माथा उसने छू कर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा। क्या बात है, आज जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों से अपना घर नहीं बना सके हैं? तो इस तरह मानो के मन में एक सपना पलने लगा कि इस पक्की ईंटों से हम अपना घर जरूर बनाएंगे एक दिन। मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था, क्योंकि कल भी मानो ने उससे चर्चा की थी कि हम ये घर कैसे बना सकते हैं, कितना पैसा लगेगा इस घर को बनाने में। सुकिया ने गहरे अवसाद में भर कर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। इतने ढेर नोट लगे हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं पैसा, चले हाथी खरीदने। अर्थात आपके पास पैसे नहीं है और इतना बड़ा हाथी लाखों रुपए में जो आता है उसको खरीदने की बात तुम कर रही हो मकान बनाने के नाम पर।
आगे से जवाब में मानो कहती है, महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्ठा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। तो इस तरह जो सपना मानो के मन में पलने लगा था, वह था एक पक्की ईंटों का घर। जो लोगों के लिए आजीवन घर बनाते हैं, अपने घर के लिए किस तरह तरसते हैं, वही इस कहानी में बताया गया है। इन ईंटों पर हमारा कोई हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हम महीने भर में कुछ और बचत करें और ज्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर ना बना सके हैं। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को वह बाहर लाना चाहती थी। इतनी मजदूरी मिलती ही कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, उम्र। फिर भी घर ना बन सकेगा। सुकिया ने दुखी मन से मानो को समझाया। अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं, मानो ने उत्साह में भरकर कहा। बावड़ी हो गई है क्या? चलो काम पे जाना है, टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब में जाकर काम करना है। सुकिया मानो के सवालों से घबरा गया था। उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं दिन रात काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। अपने गांव में लाल लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। इस तरह सुकिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। अपने हाथ की पथी पक्की ईंटों का। सुबह होते ही दोनों काम पर लग जाते और अंधेरे देर तक काम में जुटे रहते। असगर ठेकेदार से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सुबह सिंह किस्नी को अब शहर भी ले जाने लगा था। किस्नी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे में गारे और मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात को नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में ही वह बेचारा पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किस्नी अब कई कई दिनों तक शहर में सुबह सिंह के साथ रहने लगी थी। जब घर लौटती तो थकी निढाल मुरझाई हुई सी। कपड़े लत्तों की अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। अर्थात उसके पास अब सुंदर कपड़े भी आ गए थे, लेकिन वह गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किस्नी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा। छोटे बाबू, मानो को? मतलब असगर ठेकेदार को भी बड़ा अचरज हुआ, बड़ा बुरा लगा कि मानो को बुलाया जा रहा है। मानो ऐसी औरत नहीं है। बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था। तुमसे जो कहा जाए वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिघी बच गई, अर्थात वह डर कर चुपचाप चला गया मानो को बुलाने के लिए। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा, मानो, छोटे बाबू तुम्हें दफ्तर में बुला रहे हैं। मानो ने सुकिया की ओर भय से देखा। उसकी आंखों में भय उत्पन्न कातरता थी, डर था उसकी आंखों में। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में उसकी नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मनोस्थिति को भांप लिया था। जसदेव, जो छोटा 12 साल का लड़का काम करता था, उसने भी देखा कि सुकिया परेशान हो गया है। यह बात सुनकर फुर्ती से वह आगे बढ़ा, हाथ पांव पर गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे वह चल दिया। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता हुआ देखकर सुबह सिंह बड़े गुस्से में आ गया और बिफर पड़ा। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तू उसका खसम है या तेरी चर्बी चढ़ गई है? सुबह सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल करा, मतलब बुरे शब्द में उसे डांट दिया जोर से। जसदेव बोल पड़ा, बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ गया। जानता नहीं, भट्ठे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी तेरी राख से, समझा? सुबह सिंह ने उसे धकिया दिया।
जसदेव जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह सूबे सिंह ने उसे लात घूसे मारकर अधमरा कर दिया। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम ही नहीं था। कटने या फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना ही वहां का उपचार था, या कपड़ा जलाकर भर देना। इससे हमें यह भी पता चलता है कि गांव के गरीब लोग किस तरह से अपने देसी उपचार किया करते हैं। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया, क्योंकि आज उसका मन नहीं था, क्योंकि जसदेव को उसकी वजह से मार खानी पड़ी थी। और रोटियां सेककर सुकिया के सामने अनमने से उसने रख दी। सुकिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी, मतलब जबरदस्ती उसने एक रोटी खाई, क्योंकि उसका भी दिल नहीं था रोटी खाने में। उसकी भूख जैसे मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा, अर्थात वह अपनी मानो को किसनी नहीं बनने देना चाहता था, गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहता था पैसों के लालच में। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा, बामन है वो, तेरी हाथ की रोटी खावेगा, अक्ल मारी गई है तेरी। सुकिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में क्या जहर है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है वह मारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में ढिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली। कमबख्त, कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर और परिवार से बाहर हुए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि उसके घर में उसे यह संस्कार मिले थे कि निचली जाति के लोगों से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से था। खुद वह कुछ भी बना सकने की हालत में अभी नहीं था, क्योंकि उसका शरीर का पोर पोर, अंग अंग, रोम रोम दर्द हो रहा था, टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस तरह मानो को बड़ा दुख हुआ कि उसी के लिए जसदेव पिटा, लेकिन वह उसके हाथ की रोटी खाने को तैयार नहीं है। जसदेव ने पूरी रात जाग कर काटी दर्द के मारे। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार उसके सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह उसके साथ इस कदर मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था, चाहे जो हो, अब इस पचड़े में उसे नहीं पड़ना है, और वह मानो और सुकिया की कोई मदद अब नहीं करेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला। असगर ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? क्यों इन निचली जाति वाले लोगों के चक्कर में पड़ते हो? तुम तो ब्राह्मण हो, अपने मतलब से मतलब रखो। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह सहजता से अपने काम में लगी रही थी। वह जानती थी कि उनके बीच अब एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना इतना आसान काम नहीं है। उसकी तमाम कोशिशें निरर्थक साबित होती थी। इसलिए वह मानो और सुकिया को अब परेशान करने पर उतर आया था, क्योंकि उसे पता था कि मानो उसके बहकावे में नहीं आने वाली है। इसलिए वह मानो और सुकिया को तरीके तरीके से परेशान करने लगा। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे बिना पूछे उनकी मजदूरी का भुगतान ना करे। अब वो उनके पैसे भी रोकने लगा। मानो से कुछ छिपा हुआ नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी पूरी नजर थी। उसने अपने आप से निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। वह चाहती थी कि वह भट्ठे पर रहे, ईंटें बनाए, ईंटें जोड़े और अपने लिए एक दिन इन्हीं ईंटों का एक पक्की ईंटों का मकान बनाए। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। अब उसने अपने काम की तेजी बढ़ा ली और वह जल्दी जल्दी काम करने लगी, ताकि जल्दी से पैसे जुड़े और जल्दी से वे भट्ठा छोड़कर चले जाएं और अपना पक्की ईंटों का मकान बनाए। चारों तरफ अंधेरा था
तभी वो सुबह सुबह उठ जाती थी। सुबह होने का इंतजार वह करना ही नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाया करती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला हो। ईंटों की दयनीय अवस्था को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे। जो इतने महीनों से वह ईंटें बना रही थी, उसने दीवारें खड़ी की थी, वो किसी ने बेदर्दी से तोड़ डाली थी ताकि उसका मेहनताना उसे ना मिले। जितने मुंह उतनी बातें। सब मजदूर इकट्ठे होकर अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, न ही किसी जंगली जानवर का यह काम लगता है। कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ये ईंटें तोड़ी हैं। टूटी फूटी ईंटों को देखकर मानो जोर जोर से रोने लगी थी। सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। तो यहाँ पर यह केवल ईंटों का टूटना नहीं था, सुकिया और मानो के सपने का टूटना था। उनका सपना था पक्की ईंटों का मकान। उन्हें पता चल गया था कि ये जानबूझकर किया गया काम है, जिससे कि हमारे पैसे काटे जा सके। तो इस पर सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है इन पंक्तियों पर, अर्थात मानो के रोने का दर्द सुकिया ने अपने अंतर मन में महसूस किया और जो सपने टूटने का जो दर्द था वह उसके कानों को फाड़ रहा थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की है, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानो ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा, अर्थात आंखों में पानी लेकर, आंखें उसकी गीली थी, रो रही थी। उसने उसकी ओर देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ है। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही थी। वहां रुकना अब उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था, बहुत दूर। भट्ठे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर बिछा दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अक्स जो कभी इतिहास न बन सकेंगे। इस पंक्ति पर भी सप्रसंग व्याख्या पूछी जा सकती है। इसका अर्थ है कि जब हम कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं और उस काम में हम सफल हो जाते हैं, तो वह एक इतिहास बन जाता है। उस काम को याद किया जाता है सालों साल कि मैंने इतनी मेहनत से यह काम किया था। यहाँ उनका काम बीच में ही अधूरा रह गया, इसलिए उनकी मेहनत के वो पल इतिहास नहीं बन सकेंगे। सुकिया के पीछे पीछे चलने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा। मानो को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी, सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई थी। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुट कर रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। अगले पड़ाव की तलाश में एक दिशाहीन यात्रा पर, अर्थात यह उन्हें नहीं पता था कि अब वे अपना अगला पड़ाव कहाँ डालेंगे, कहाँ अपना टेम्पररी घर जाकर बनाएंगे। प्रसंग व्याख्या इन पंक्तियों पर भी पूछी जाती है। सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे, अर्थात उसके सपनों का जो कांच का महल था वह टूटकर धराशायी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह रो रही थी। उसी को इन पंक्तियों में साहित्यिक अंदाज में बताया गया है। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। श्रमिकों के जीवन की ये कहानी है और श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। नारी शोषण भी इसमें दिखाया गया है, जो कि किसनी का होता है। जातिवाद भी इसमें है, जहां पर ऊंची और नीची जाति के भेदभाव की बात मजदूरों के बीच भी की जाती है। आजीवन दूसरों के लिए घर बनाने वाला श्रमिक अपने लिए
पक्की ईंट के एक कमरे के लिए तरसता रहता है। यह थी कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित खानाबदोश।